नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज बहुत समय के बाद एक स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि इतना समय नहीं रहता, मार्केट में अपनी ट्रेडिंग है और ट्रेनिंग सेशंस चलते रहते हैं, तो इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं वीडियोस बना पाऊँ। लेकिन हाँ, जब भी समय मिला या कोई अच्छा स्टॉक अगर दिखता है जो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के साथ शेयर करने में आप लोग उससे एक फ़ायदा उठा पाएँ, तो ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ वो वीडियो बनाने की। तो आज उसी कड़ी में एक स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आइए बताता हूँ कि क्यों मुझे वो स्टॉक को लेकर के आज वीडियो बनानी पड़ी। अच्छा है या बुरा, ये डिसीजन आप खुद लेंगे। मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। चलिए, तो देखिए, स्टॉक का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज़। सभी जानते हैं ये स्टॉक पिछले कई दिनों से लाइमलाइट में है। हमने देखा कि जनवरी के अंदर हाई लगाने के बाद ये कंटिन्यूसली गिर रहा है और लास्ट सेशन में हमने इसमें ब्लॉक डील होते हुए देखी जो काफ़ी लोअर लेवल पे हुई और स्टॉक ने अच्छी गिरावट उस दिन दिखाई। करीब करीब 10% ये स्टॉक गिर करके बंद हुआ। अब ये स्टॉक 1725 पर है। तो क्या 1725 में ये स्टॉक लेना चाहिए, या जिन लोगों के पास ये स्टॉक है क्या उसे होल्ड करना चाहिए या उनको और लेना चाहिए, ये मैं नहीं आप लोगों को बताऊंगा। मेरा काम है आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देना कि ये स्टॉक क्या है, कंपनी क्या करती है और यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, मैं उस पर अपनी राय देता हूँ। लेना या नहीं लेना ये आप लोगों के अपने विवेक पर निर्भर करता है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं किसी भी स्टॉक पे बाय सेल नहीं दे सकता। आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछिए, उनकी राय लीजिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन अपना लीजिए। तो आइए देखते हैं कि क्यों एमटार इस लेवल पर अट्रैक्टिव है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि स्टॉक पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल ज़रूर वीक हैं, लेकिन जो फंडामेंटल एनालिस्ट होता है या जो फंडामेंटल देख करके अपनी इन्वेस्टिंग करता है वो टेक्निकल को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखता। क्योंकि टेक्निकल पे अगर हम देखें तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाई लगा रहा है। तो लोअर लो लोअर हाई लगाने का मतलब ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, इन्वेस्टमेंट के लिए तो अच्छा है नहीं। लेकिन अगर फंडामेंटल की बात करते हैं तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं। आने वाले समय में जो इनकी अर्निंग विजिबिलिटी है वो और अच्छी दिख रही है, कंपनी ग्रो करेगी। तो ये सब देखते हुए तो जिसको लेना है वो यहाँ लेगा क्योंकि अच्छे भाव पे स्टॉक मिल रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं। आप कौन सा वाला मेथड अपनाते हैं, चाहे वो टेक्निकल अपनाते हैं चाहे वो फंडामेंटल अपनाते हैं, वो आप देखिए। तो हम यहाँ देख रहे, पहले हम थोड़ा टेक्निकल की बात कर लें कि हम देख रहे हैं कि लोअर लो लोअर हाई लगा रहा है तो वीक है, लेकिन जो प्रीवियस इसका लो है वो है करीब करीब 1650 का। तो ये एक सपोर्ट का काम यहाँ पे करेगा। और अभी जिस भाव पे है ये 1725 पर, ये यहाँ पे इसका 200 डेज़ का मूविंग एवरेज आ रहा है जो कि 1720 है। तो बिल्कुल अपने ये एक हिसाब से मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है। इसके नीचे क्लोज मिलने का मतलब है कि और हमें डाउनसाइड इसमें देखने को मिल सकती है, जो कि इसको 1650 1550 तक भी ले जा सकती है। लेकिन अगर ये 1725 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तो फिर हम इसमें एक उम्मीद है कि शायद वो लोअर लेवल ना मिले, हमें यहाँ से एक नई जर्नी ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। अब इतनी बड़ी आप जो वॉल्यूम बार यहाँ देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि फ्राइडे के सेशन में, लास्ट सेशन में हमने इसमें ब्लॉक डील होते हुए देखी। तो कुछ लोगों ने, कुछ बड़े प्लेयर्स ने, फंड हाउसेस ने अपना माल बेचा। तो मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि जब बायर और सेलर दो व्यक्ति हैं या दो पार्टीज़ हैं तो मेरा जो वेटेज जाता है वो बायर को जाता है। क्योंकि बायर वो जो यहाँ माल ले रहा है उसकी विजिबिलिटी क्या है आने वाले समय में, उसको अच्छा लग रहा है तभी उसने लिया है। सेलर तो बेच गया क्योंकि हो सकता है उसने नीचे में ख़रीदा होगा, आईपीओ में उसको मिला होगा तो वो ऊपर में एग्जिट कर गया, उसने अपना प्रॉफिट बुक किया। लेकिन इस लेवल पे जो ख़रीद रहा है उसको इम्पोर्टेंस हमेशा ज़्यादा देनी चाहिए। तो कुछ बड़े नाम हैं जो अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, कुछ फंड हाउसेस हैं, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो फंड हाउसेस ने यहाँ पे एंट्री ली है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि शायद ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा करेगा। अब अच्छा करेगा तो कितना, उसके लिए हम चलते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है, कंपनी किस सेक्टर में है और वो सेक्टर की आने वाले समय में ग्रोथ कितनी रह सकती है। तो उसके लिए हम screener.in की मदद लेते हैं। तो screener.in हमें ये दिखा रहा है कि हम यहाँ देखें कि एमटार टेक्नोलॉजीज़ जो है वो क्या करती है। अब 1970 में ये कंपनी बनी और ये किस सेक्टर में काम करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस पर आप ध्यान दीजिए
कि इट इज़ इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वेरियस मशीन इक्विपमेंट, असेंबलीज, सब असेंबलीज एंड स्पेयर पार्ट्स फॉर एनर्जी, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड अनदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़। मतलब वो सभी सेक्टर जो अभी फ्लेवर में हैं और आने वाले कई सालों तक वो फ्लेवर में रहेंगे। भारतीय गवर्नमेंट, भारतीय प्रधानमंत्री जिनका यही कहना है कि हमें मेक इन इंडिया पर फोकस करना है, हमें हर ऐसे इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनरी, हैवी मशीनरी हमें इंडिया में ही बनानी है, हम कम से कम इंपोर्ट करें और भारत में ही उसको बनाएं, जिसके लिए वो तरह तरह के इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं कंपनीज़ को। तो जो मेक इन इंडिया की जो थीम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत दूर और बहुत ऊपर तक लेकर के जाएगी। अब उस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी कुछ ऐसे सब सेक्टर्स हैं जहां पर हमें बहुत तेज़ी दिख रही है, बहुत अच्छी अपसाइड दिख रही है, जिसमें सबसे जो पहला मैं कहूँ कि डिफेंस। अभी हमने पीछे देखा जो अभी चल भी रहा है, रशिया यूक्रेन में क्या हुआ, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, लीबिया में क्या हो रहा है। तो हर एक देश, हर एक इकोनॉमी, हर एक कंट्री अपने आप को मजबूत बनाने में लगी हुई है, अपने आप को वेल इक्विप्ड करने में लगी हुई है कि दूसरा कोई देश उस पर अटैक ना कर दे। अब डिफेंस सिस्टम पे बहुत उनका जोर है। तो ये कंपनी उस डिफेंस सेक्टर में काम करती है, इक्विपमेंट्स बनाने में मदद करती है। फिर न्यूक्लियर, आने वाले समय की जो एक ताकत है, न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, तो जितना भी हमें न्यूक्लियर से मिल सकता है तो उस न्यूक्लियर सेक्टर को ग्रो करने में, वहाँ से अच्छा प्रोडक्ट हमें लेने में ये कंपनी उस सेक्टर के अंदर भी काम कर रही है। फिर स्पेस, अगर आप देख रहे हो नासा है, चाहे वो इसरो है, हर एक कोई दूसरे ग्रहों पे जाने की तैयारी में लगा हुआ है। दूसरे ग्रहों पे क्या है, क्या वहाँ जीवन हो सकता है, ये सब चीज़ें देखते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेस एक सेक्टर है वो भी बहुत लाइमलाइट में अभी है और रहेगा भी। एनर्जी सेक्टर जिसमें कोल, पेट्रोलियम की तरफ से फोकस हटता जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। इसकी तरफ से हम शिफ्ट हो रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ। अब ग्रीन एनर्जी के अंदर भी ये कंपनी काम कर रही है। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसका आने वाले समय हमें भविष्य बहुत अच्छा लग रहा है और वहाँ एमटार काम नहीं कर रहा। तो भविष्य तो अच्छा लग रहा है, अर्निंग विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी लग रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी लग रही है। बस आगे देखना ये है कि किस तरीके के ऑर्डर कंपनी को मिलते हैं और ये कितने समय के बाद ये पैन आउट होता है। बस मेन बात वही है। उसके बाद हम देखें कंपनी ने कौन कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है। देखो, अभी आप सबको पता होगा कि भारत ने मार्स पर अपना एक ऑर्बिटर भेजा था। तो उसका जो इंजन था ना, वो एमटार ने बनाया था। सप्लाइड इंजन फॉर द PSLV C-25 विच लॉन्च द मार्स ऑर्बिटर मिशन स्पेसक्राफ्ट। बहुत बड़ी बात है। देन इंटीग्रल फॉर द GSLV Mark 3 इंजन फॉर द चंद्रयान 2 मिशन। जो चंद्रयान 2 मिशन हुआ उसके इंजन में था, उसका भी ये पार्ट था एमटार। क्लाइंटेल की अगर मैं बात करूं तो लार्ज MNCs हैं जिसमें ब्लूम एनर्जी, एल्बिट, राफेल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इसरो, DRDO, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, देन इंडियन कंपनी HAL, भेल, भारत डायनामिक्स। तो ये तमाम वो कंपनियां जो डिफेंस में हैं वो सब एमटार से इसकी सेवाएं लेती है। तो अर्निंग विजिबिलिटी, सेक्टर की विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है, आगे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। उसके लिए मैं मदद ले रहा हूँ टिकर टेप की। नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। जो जो इन्फॉर्मेशन मीडिया में डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है उसी की मदद से ही हम आगे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। तो अगर मैं टिकर टेप में इसके फाइनेंशियल्स पे जाऊं तो ईयर ऑन ईयर ये दिखा रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू है वो करीब करीब इसका, यहाँ देखो, ओवर द लास्ट 5 ईयर रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट अ ईयरली रेट ऑफ 24.66%। करीब लगभग 24.66% से ईयरली इसका रेवेन्यू रेट बढ़ रहा है। अब 157 से 187 हुआ, 218 करोड़ हुआ, 247.74 करोड़ हुआ, इस तरीके से बढ़ रहा है। मार्केट शेयर भी इसका पिछले 5 साल के अंदर 0.15% से 0.39% हो गया, मोर देन डबल। उसके बाद जो इसकी नेट इनकम है, द हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम। ओवर द लास्ट 5 ईयर net income has grown at yearly rate of 203%,
वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज 7। जहाँ सिर्फ इंडस्ट्री की एवरेज ग्रोथ हम देख रहे हैं वो 7.3 थी नेट इनकम की, इसकी जो है 5 साल में 203% बढ़ गई है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ईपीएस अगर हम देख रहे हैं कि जो 2018 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1.92 था वो बढ़ करके 16 हो चुका है, वो भी उसमें 8 गुना से ज़्यादा का जंप आ चुका है। अब आगे क्या, ये तो बात हुई हिस्ट्री की कि पीछे ऐसा हुआ है। अब आगे क्या, अब आगे के लिए अगर मैं देखूं तो जो हमारा एमटार के लिए टिकट टेप क्या फोरकास्ट करता है। टिकट टेप ये कहता है कि 2022 में भाव 1724 है और 2023 मार्च में वो कह रहा है कि अगर जो उसकी ग्रोथ की जो फोरकास्ट है, रिवेन्यू फोरकास्ट है, अगर वो ठीक रहती है, वो कहता है कि हायर रिवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट कर रहा है कि एक्सपेक्टेड रिवेन्यू ग्रोथ जो है वो 35.43% रह सकती है फॉर नेक्स्ट ईयर, इज़ मोर देन लास्ट 3 ईयर। जो पिछले 3 साल का जो CAGR था वो 16.28% था, जो कि वो बढ़ करके 35.43 हो सकता है, मोर देन डबल हो सकता है। तो अगर ये फोरकास्ट उनका ठीक रहता है और इसी तरीके की कंपनी नंबर पोस्ट करती है तो बेस्ट केस के अंदर इस शेयर का जो भाव है वो होना चाहिए 3263 रुपये, यानी कि 3263 का भाव 2023 मार्च तक का ये देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से 90% की अपसाइड। मीडियन की बात करें कि हो सकता है कि जो फोरकास्ट वो कर रहे हैं वो ना हो, कम रह जाए, तो मीडियन भी जो भाव आ रहा है वो 2683, यानी कि यहाँ से 55% की अपसाइड। और अगर बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे उनका फोरकास्ट रह जाता है, कंपनी जिस हिसाब से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ग्रो नहीं करती है, तो भी यहाँ से 28.6% की अपसाइड वो देख रहे हैं, जो कि उसका भाव आता है 2218 रुपये। तो 1724 से लेकर के 2218 अभी भी करीब करीब 500 पॉइंट की अपसाइड इस लेवल से भी है। यहाँ से भी अगर स्टॉक आपको नीचे मिलता है, जैसे कि मार्केट कंडीशन में हो सकता है कि स्टॉक 1650 1550 चला जाए, तो ये परसेंटेज जो है वो और ज़्यादा आपको गेन हो सकता है। तो खोने के लिए इस कंपनी में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके रखते हैं तो आने वाले समय में ये आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों दे सकती है। जो सेलिंग का ओवरहैंग था वो यहाँ से निकल चुका है, अब ये बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे आ गई है। नो डाउट अभी के वैल्यूएशंस भी बिल्कुल मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा, बहुत महंगे हैं, लेकिन वो महंगे जो वैल्यूएशंस थे वो स्टॉक प्राइस ऑलरेडी ऊपर से नीचे आ चुका है, और अब आने वाले क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो यही वैल्यूएशन फिर वो अट्रैक्टिव हो जाएंगे। और फंडामेंटल में यही देखना है कि आप आने वाले भविष्य को, आप आने वाले समय को आप कैसे एंटिसिपेट कर पाते हो, कैसे आप उसका यूज़ कर सकते हो। कोई भी अच्छी कंपनी अपने बुरे समय में मिल रही है, नीचे के भाव मिल रहे हैं, तो आपको वहाँ पे बाय करना चाहिए। तो डिस्क्लेमर मैं आपको फिर दे दूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ और आपको कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछिए, जानिए, और उसके बाद ही आपको अगर लगता है कि इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा आगे काम था कि एक अच्छा स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे आपके सामने लेके आना, वो मैंने किया। अब आगे आपकी इच्छा है कि आप में इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना।